हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 7। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि जो 6 चैप्टर है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं और टेलीग्राम में मैंने इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, आप पहले विजयनगर का अर्थ समझिए क्योंकि इस चैप्टर में विजयनगर के बारे में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो विजयनगर का अर्थ होता है विजय अर्थात जीत और नगर अर्थात शहर। ठीक है, अर्थात क्या समझ पाए आप, जीत का शहर। इस तरह से मैंने नीचे में भी लिख दिया है विजय का शहर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो विजयनगर है, विजयनगर की स्थापना जो है वो दो भाइयों ने की थी। ठीक है, पहला जो भाई का नाम है वो है हरियर और दूसरा का है बुक्का। ठीक है, इस दोनों ने जो है इस साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी ना, 1336 ईस्वी में। ठीक है, तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, यह पॉइंट आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इस साम्राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग भी रहा करते हैं। ठीक है, ये जो साम्राज्य है विजयनगर, इसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी रहा करते हैं और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले भी लोग रहा करते हैं। ठीक है, यह साम्राज्य में उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। ये जो साम्राज्य है इसका विस्तार जो है उत्तर में कृष्णा नदी से सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरियर और बुक्का। ठीक है, कब की थी, 1336 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे जो साम्राज्य है यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले भी लोग रहा करते हैं। ठीक है, और इसका जो विस्तार है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1336 में जब इसकी स्थापना हुई उसके बाद 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया गया। ठीक है, विजयनगर पर आक्रमण हुआ कब हुआ ना, 1556 ईस्वी में। ठीक है, और आक्रमण होने के पश्चात इसको बहुत ही ज़्यादा लूटा गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये साम्राज्य उजड़ गया और 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह जो पूरी तरह से नष्ट हो गया। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे किस तरह से इसकी स्थापना हुई, किसने की। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ पे किस तरह के लोग रहा करते हैं। ठीक है, और कब इसके यहाँ पे आक्रमण हुआ और किस तरह से इसे लूटा गया और कब यह नष्ट हो गया, इस तरह आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जो है दोआब क्षेत्र जो है वहाँ के निवासी जो है ये जो चीज़ याद रखते हैं। किस तरह से मैं आपको मैप में समझाऊँ तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो आप लकीर देख पा रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये है कृष्णा नदी। ठीक है, और ये जो आप लकीर देख पा रहे हैं ये है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और इसका जो बीच का क्षेत्र है इसी को बोला जाता है दोआब क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाला पॉइंट में बताया है। ठीक है, ये जो दोआब क्षेत्र है इसका अर्थ यही होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, इसका जो बीच का क्षेत्र है यहाँ यहीं पर जो है विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, कौन स्थापित किया था ना, बुक्का और हरियर दोनों भाइयों ने कब किया था ना, 1336 ईस्वी में। ठीक है, मैंने इस तरह से बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो ये यहाँ के क्षेत्र था, यहाँ के जो निवासी हुआ करते थे, इसको जो है याद रखते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको जो याद रखते हैं उसे हम्पी नाम से याद रखते हैं। ठीक है, और ये जो हम्पी है यहाँ की मातृ देवी पंपा देवी के नाम से लिया गया है। ठीक है, ये पंपा देवी जो है इसी से लिया गया है हम्पी शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जब विद्वानों ने इसकी खोज की तब इसका जो है मौखिक परंपरा तथा पुरातात्विक खोज के जरिए जो है इनको पता चलता है। ठीक है, यहाँ के जो विद्वान जो इतिहासकार हुआ करते थे वो किस तरह से इसको याद रखते हैं ना, मौखिक परंपरा अर्थात जैसे कि आप समझिए ये आप हैं। ठीक है, ये आपके दादाजी हैं, ये आपके और इनके दादाजी हैं। ठीक है, तो कोई आपके समाज के बारे में कोई भी परंपरा हो तो ये जो इनके दादाजी हैं इनको कुछ बताए होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके समाज में इस तरह से हुआ करता था, ऐसा होता था। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ आपको भी पता चलता है अपने दादाजी से। ठीक है, तो इस तरह से जो है मौखिक परंपरा चलती आ रही है। तो इसके जरिए जो है इतिहासकार को पता चलता है कि यहाँ पे जो है विजयनगर पे इस तरह से हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनके स्रोत प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जो इसके नमूने मिले वो अभिलेख और दस्तावेज ये दोनों जो है वो बहुत ही सहायक सिद्ध हुए। ठीक है, इसके जरिए जो है बहुत ही ज़्यादा साक्ष्य मिला है विजयनगर का। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो है साक्ष्य मिला है। अब थोड़ा सा समझिए कि हम्पी की खोज। हम्पी मैंने बता दिया जो कि पंपा देवी जो कि मातृ देवी थी वहाँ की, इसके जरिए ये शब्द लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। हम्पी के भग्नावशेष अर्थात खंडहर 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद, ये कौन थे न, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, इसके द्वारा क्या हुआ कि प्रकाश में लाया गया ये हम्पी शब्द। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये जो मैकेंजी है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, अर्थात ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे। ठीक है, ये दोस्तों ये जो नाम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये कार्य करते थे, किस तरह से इसके बारे में बहुत ही शब्द पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे।
मैकेंजी ने इस चित्र का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया था। ये जो है मैकेंजी, मैंने आपको बताया ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे, ये एक मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। ये मानचित्र के बारे में आपको जिक्र दिखाऊंगा लास्ट वीडियो में, ठीक है। इनके द्वारा हासिल की गई जानकारी जो है विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों स्मृतियों से आधारित थी, ठीक है। इसकी जो जानकारी, ये जो जितने भी जानकारी प्राप्त किए थे वो कहाँ से किए थे ना, विरूपाक्ष मंदिर और जो पंपा देवी थी यहाँ की मातृ देवी, वहाँ से ये जो है यहाँ से साक्ष्य प्राप्त करते हैं, ठीक है। और 1856 में छायाचित्र छाया चित्रकार जिसे फोटोग्राफर कहा जाता है, उन्होंने जो है यहाँ के भवनों को चित्र को संकलित करके जो है ये आरंभ करते हैं। कब? 1856 ईस्वी में। और ये जो है जब ये चित्र को क्लिक करते हैं या फिर इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में फोटो क्लिक करते हैं, तो इसके बाद जो है ये शोधकर्ता जो है ये इन चित्रों का अध्ययन करने में इनको आसानी होती है और ये अच्छे ढंग से समझ पाते हैं, ठीक है। 1836 ईस्वी में क्या हुआ कि अभिलेखकर्ता जो अभिलेख के बारे में जानकारी रखते हैं वो यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों में कई दर्जन अभिलेख इकट्ठे किए। क्या किए न, ये जो है 1836 में बहुत सारे अभिलेखकर्ता क्या किए कि हम्पी के और अन्य मंदिर के क्या किए कि बहुत सारे अभिलेख इनको मिले, ये इकट्ठा किए। उसके बाद क्या हुआ कि इतिहासकारों ने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इन स्रोतों का विदेशी यात्री के वृत्तांतों तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किए। क्या हुआ कि जब बहुत सारे अभिलेख इनको प्राप्त हुए तो इनका जो है कंपेयर किया गया, इनसे मिलान किया गया, किससे न, जो तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, संस्कृत के साहित्य इनको जो मिले थे उससे जो है इनकी मिलान करते हैं और इस तरह से जो है ये समझ पाते हैं और इस तरह से इनको साक्ष्य मिलता है विजयनगर के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये जो विजयनगर है इसके साम्राज्य दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने की। कब की ना, 1336 ईस्वी में, ये मैंने आपको बता दिया। विजयनगर साम्राज्य के शासकों का अपने समकालीन राजाओं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक से संघर्ष चलता था, ठीक है। ये जो है विजयनगर के शासक वो और जो दक्कन के सुल्तान हैं या फिर उड़ीसा की जो गजपति शासक है उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा होते रहता था, ठीक है। और उसका जो कारण हुआ करता था, उसका मैं मुख्य कारण बताऊं तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इसका संघर्ष का कारण था उर्वर नदी घाटी के ऊपर जो है अधिकार करना चाहते थे, ठीक है। इन लोग जो है ये उर्वर नदी जो है इसके ऊपर अधिकार करना चाहते थे, जिसके कारण जो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ करता था, ठीक है। और विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करना चाहते थे, जिसके कारण इन लोग के बीच युद्ध हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इनके कारण। विजयनगर के शासकों ने भवन निर्माण की तकनीक को ग्रहण किया और इसे आगे विकसित किया, ठीक है। क्या हुआ कि ये जो विजयनगर के शासक है वो भवन निर्माण की जो तकनीक हुआ करती थी इसको बहुत ही अच्छा लगा और इसको जो है आगे विकसित करके रखे, ठीक है। मतलब आगे की परंपराओं में ये जो है ये तकनीक जो है ये रहा, ठीक है। और इन्होंने तमिलनाडु के चोल सम्राट, कर्नाटक के होयसाल शासक के राजाओं का विकास देखा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि ये जो तमिलनाडु के चोल सम्राट जो है इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था पिछले चैप्टर में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, कि चोल, चेर, पांड्य, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो चोल सम्राट कर्नाटक के होयसाल शासक ये जो है इसके बारे में इनको देखा था, इनके विकास को देखा था, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छा लगा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर और वेलूर के चन्नकेशव मंदिर को जो है सुरक्षण प्रदान किया, ठीक है। इसका जो सुरक्षा करने का आज्ञा दिया या फिर आज्ञा करके मतलब वो खुद सुरक्षा करते थे इस मंदिरों का, ठीक है। और विजयनगर के शासकों ने भी इस परंपराओं को आगे बढ़ाया, ठीक है। ये जो शासक यहाँ के मंदिरों का सुरक्षा करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगा इनको और ये जो है विजयनगर के शासक ने भी इस परंपराओं को आगे रखा, आगे बढ़ाया और इसको जो है सुरक्षित किया, ठीक है। और विजयनगर के शासक जो है वो स्वयं को राय कहना पसंद करते थे, ठीक है, और ये खुद को राय कहते थे। अर्थात राय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगी राय शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताइएगा ना, विजयनगर के शासक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कॉलिन मैकेंजी के बारे में, वो जो आप इसके बारे में यदि आपको जानना है तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं रेड कलर की शर्ट में, ये जो है यही है कॉलिन मैकेंजी और इसके जो पीछे आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर में वो है इनके अनुयायी, ठीक है। तो इसके बारे में यदि आपको जानना है तो यहाँ पे आप जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो कुछ पॉइंट्स बताए थे वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स बताऊं तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसका जो जन्म था कॉलिन मैकेंजी का वो 1754 में हुआ था, ठीक है। और ये जो है अभियंता थे, इंजीनियर थे, सर्वेक्षक थे, मानचित्रकार थे, तो ये जो सारे कुछ ये थे, ठीक है। और 1815 में उन्होंने भारत का पहला सर्वेक्षण जनरल बनाया गया था, ठीक है। और 1821 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे, ठीक है। ये जो है कॉलिन मैकेंजी वो भारत का सबसे पहला
सर्वेक्षण जनरल बने थे, ठीक है। और 1821 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई और ये क्या क्या थे, ठीक है। और ये भारत के पहले सर्वेक्षण जनरल बने थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके बारे में इस तरह से याद रख सकते हैं। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन, ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनको जो है इतिहास से संबंधित जब जितनी भी परंपराएं थी उसका संकलन किया, उसको ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया, तो इस तरह से इन्होंने जो प्राप्त किया अपनी जानकारी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कॉलिन मैकेंजी के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शासक और व्यापारी। शासक क्या होता है? जो किसी भी साम्राज्य में या फिर किसी भी गांव में या फिर कोई भी प्रजा में शासन करता है उसे शासक कहा जाता है। और व्यापारी आपको पता होगा, जो भी व्यापार करता है, जो भी बिजनेस करता है उसे व्यापारी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। इस काल में युद्ध कला जो है वो अश्व सेना पर निर्भर करती थी। अश्व सेना मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? अश्व मतलब होता है घोड़ा और सेना तो आप समझ ही पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इस समय जो युद्ध हुआ करती थी वो अश्व सेना पर हुआ करती थी, अर्थात जितने भी घोड़े हुआ करते थे उसके जरिए जो है युद्ध होता था, ठीक है। और इसलिए राज्य अरब और मध्य एशिया से घोड़ा का आयात करते थे, अर्थात यहाँ जो है अरब और मध्य एशिया, यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही फुर्तीले घोड़े पाए जाते थे, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग के घोड़े पाए जाते थे जो कि युद्ध में बहुत ही सहायक सिद्ध होते थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आयात किया जाता था। शुरू में व्यापार अरब के व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। पहले क्या होता था कि जितने भी व्यापार हुआ करते थे वो अरब के व्यापारियों द्वारा किया जाता था, ठीक है। व्यापारियों के स्थानीय समूह जो है वो उसे क्या कहा जाता है ना, कुदेरई चिट्टी, या फिर आम भाषा में बोले हम तो घोड़ा के व्यापारी, इसे कहा जाता है, ठीक है। और यह भी इन व्यापारियों में लेन देन का जो है भाग रखते थे, अर्थात ये जो है विनिमय, इसका जो है अर्थ होता है लेन देन, ठीक है। तो 1498 में पुर्तगाली पश्चिमी तट पर आए। ये जो है 1458 में क्या हुआ कि ये जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के जो भी निवासी हुआ करते थे वो पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र शासित करने का प्रयास करने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 1498 में जो है पुर्तगाली यहाँ पे आते हैं और ये जो है व्यापार और सामरिक केंद्र जो है वो शासित करने का प्रयास करते हैं। पुर्तगालियों की सामरिक तकनीक जो है वो बहुत ही बेहतर थी। क्यों बेहतर थी? क्योंकि इसके पास जो है उस समय की जो है बंदूक हुआ करती थी, जिसके कारण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे। अर्थात यदि आपके पास बंदूक हुआ करता है तो आप किस तरह से अपने आप को समझेंगे कि आप समझेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, बहुत ही विद्वान हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे से जो है इतना ताकतवर कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनके पास बंदूक हुआ करती थी, जिसके कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति बनकर जो है उभरने लगे थे उस समय। विजयनगर जो है वो मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ की जनता जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध थी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की जो जनता हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब गरीब नहीं हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करती थी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ की जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, ठीक है। ये जो है जो भी यहाँ की जनता जो है वो तो मैंने बता दिया कि अमीर हुआ करती थी, और अमीर होने के कारण जो ये जो है महंगी विदेशी वस्तुओं को आयात करती थी, मांग करती थी और उन्हें पहना करती थी, उनका इस्तेमाल किया करती थी, ठीक है। विशेष रत्नों और आभूषणों के व्यापार से राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है। इसके जरिए क्या होता था कि राजस्व अर्थात टैक्स प्राप्त किया जाता था, ठीक है। और जो कि राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। यहाँ की जितनी भी टैक्स प्राप्त होती थी, जितने भी राजस्व प्राप्त होते थे वो राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होते थे, ठीक है। क्योंकि टैक्स के कारण बहुत ही ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी, इसके कारण जो है राज्य बहुत ही अच्छे ढंग से जो है चला करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं व्यापारी और शासक के बारे में। तो व्यापारी और शासक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा समझिए कि ये जो राज्य है विजयनगर, उसका चरमोत्कर्ष और पतन अर्थात समाप्त, पतन कैसे होता है, तो इसको थोड़ा समझिए। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासक वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर शामिल थे, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल थे कि राजनीति में कौन कौन शामिल थे ना, जो शासक वंश के सदस्य हुआ करते थे वो, और सैनिक कमांडर, ये दोनों जो है इसमें शामिल हुआ करते थे। और विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला वंश जो था वो था संगम वंश, ठीक है। संगम वंश, ये जो संगम वंश ये किसके नाम पर आया है तो मैं आपको थोड़ा समझाऊं। मैंने आपको क्या बताया कि जो हरिहर और बुक्का थे ये दोनों जो है ये साम्राज्य की स्थापना करते हैं विजयनगर की, ठीक है। और जो हरिहर और बुक्का थे उनके जो पिता का नाम था वो था संगम, इसके कारण जो है ये साम्राज्य के नाम, ये जो है ये उस वंश का नाम दे दिया गया संगम वंश, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संगम वंश किस तरह से आया और ये जो है इसका नाम किस तरह से पड़ा, ठीक है।
और मैं आपको बताऊं ये जो विजयनगर है, विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया, ठीक है। पहला जो वंश था वो था संगम वंश। मैंने आपको बताया कि हरिहर बुक्का जो उनके पिता का नाम था संगम, वो उसके नाम पर जो है ये संगम रखा गया, इसलिए जो है पहला शासन था वो था संगम वंश का, ठीक है। उसके बाद जो है वो आता है सुलभ वंश का, ठीक है। उसके बाद आता है तुलुप वंश, उसके बाद जो आखिरी है वो आता है अरावितु वंश का, ठीक है। तो इस जो है चारों वंशों ने जो है ये इस साम्राज्य पर, विजयनगर पर शासन किया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। पहले राजवंश जो है वो संगम वंश को जो है सुलभ ने उखाड़ फेंका, ठीक है। पहले हुआ, पहले मैंने बताया कि संगम वंश था, उसके बाद सुलभ वंश आया, ठीक है। तो ये जो है संगम वंश को जो है सुलभ वंश ने उखाड़ फेंका। ये जो सुलभ वंश थे वो कौन थे ना, सैनिक कमांडर थे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सुलभ थे उसको जो है तुलुप ने उखाड़ फेंका, ठीक है। और ये जो तुलुप थे इसके जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रतापी राजा थे वो थे कृष्णदेवराय, ठीक है। ये जो कृष्णदेवराय हैं वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो साम्राज्य है विजयनगर, इसमें 4 वंशों ने शासन किया, और चारों वंशों में अगर मैं बात करूं कि चारों वंशों में जो प्रतापी राजा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ताकतवर राजा थे वो थे कृष्णदेवराय, ठीक है। ये कृष्णदेवराय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ताकतवर शासक माने जाते हैं, ठीक है, विजयनगर के। तो थोड़ा सा ये जो है कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा सा समझिए। कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये जो है विजयनगर उसको भी विस्तार किया, उत्तर में, दक्षिण में, ये चारों तरफ जो है विस्तार करते हैं। इन्होंने साम्राज्य को मजबूत बनाया। ये जो साम्राज्य था उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया। इसी काल में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को जो है ये हासिल करते हैं। कब ना, 1512 में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। 1514 में उड़ीसा के शासक का दमन करते हैं और बीजापुर के सुल्तान को पूरी तरह से पराजित करते हैं। अर्थात इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो उड़ीसा के शासक थे इसको जो है हराते हैं कब, 1514 में। और 1514 में जो है बीजापुर के जो सुल्तान थे उसको भी हराते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो है कृष्णदेवराय ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शासक थे, ठीक है। अब ये जो है राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार होता था, अर्थात जितने भी लड़ाई झगड़ा युद्ध किसी भी टाइम हुआ करता था तो ये जो है राज्य विजयनगर ये बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार रहता था युद्ध करने के लिए, ठीक है। राज्य अतुल्य शांति और समृद्धि में फला फूला कई मंदिरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। ये जो है कृष्णदेवराय ये जो है बहुत ही ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो है कृष्णदेवराय वो धार्मिक परंपराओं को भी मानते थे, ठीक है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय भी जो है कृष्णदेव को रहा जाता है, ठीक है। ये जो है गोपुरम, मैं आपको बताऊं, एक चित्र देकर मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो गोपुरम है इसका जो जोड़ने का श्रेय भी जो है वो कृष्णदेव राय को ही माना जाता है, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये है गोपुरम, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये नीचे तरफ देख पा रहे हैं, ये जो है अंदर जाने का रास्ता था, ठीक है। और इतना जो है ऊंचा हुआ करता था ये गोपुरम, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस तरफ ये जो है यहाँ पे मूर्ति हुआ करती थी, ठीक है। ये इसमें जो नीचे तरफ आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये सारे में जो है मूर्ति हुआ करती थी, जिसके कारण बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत दिखता था ये, ठीक है, गोपुरम। उन्होंने अपने माताजी के नाम पर विजयनगर के पास ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। अर्थात ये जो है क्या मैंने बताया, कृष्णदेव राय, ये कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर के पास ही जो है अपनी माताजी के नाम पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्थापित जो है यहाँ पे नगर स्थापित करते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है नगलपुरम, ठीक है। तो ये जो है नगलपुरम नामक, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के रूप में कि आपका जो प्रतापी राजा थे विजयनगर के जिसका नाम था कृष्णदेव राय, वो अपने माताजी के नाम पर जो है विजयनगर के सामने कौन सी नगर की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताइएगा, नगलपुरम, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और कृष्णदेव राय की मृत्यु जो है वो 1529 में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद का शासन जो है वो कमजोर होने लगा, ठीक है। ये जो है कृष्णदेव राय, ये इसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है शासन कमजोर होने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उनके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायक और सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। ये जो नायक है इसका अर्थ होता है जैसे कि बहुत सारे सैनिक हैं, सैनिक का जो प्रमुख होता है उसे नायक कहा जाता था, ठीक है। और नायक और सेनापति जो है वो जो है ये चुनौती का सामना करना पड़ता था, ठीक है। और ये जो है 1542 तक आते आते क्या हुआ कि केंद्र पर जो है शासन जो है इनका कृष्णदेव राय का वो हटने लगा और अराविदों का शासन जो है यहाँ पे आने लगा, ठीक है। तो इस कारणवश जो है इनका शासन जो है हटने लगा और अराविद जो है उसका शासन आने लगा। और ये जो है अराविद इसी को अंतिम वंश माना जाता है विजयनगर का, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, ठीक है, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए बहुत ही अच्छे ढंग से। तो चलिए इसको समझते हैं। 1565 में विजयनगर का सेना
प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे, न राम राय। इसके नेतृत्व में क्या हुआ कि ये जो है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ। ठीक है, आप क्या समझ पाए कि 1565 में जो है विजयनगर का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, न राम राय। ठीक है, और ये इसके नेतृत्व में एक युद्ध हुआ जिसका नाम दिया गया राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। ठीक है, इसे जो है तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ये तीनों जो है इनकी सेना जो है इन तीनों राज्य की, तीनों साम्राज्य की जो सेना है वो एक तरफ हो गई और ये जो है विजयनगर पर हमला बोल दिए। ठीक है, और ये विजयनगर की सेना जो है वो हार जाती है। किस कारणवश, क्योंकि देखिए जैसे कि विजयनगर, सॉरी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इसकी ये तीनों की सेना जो है वो एक तरफ हो गई और ये जो विजयनगर की सेना वो जो है एक तरफ हो गई। ठीक है, ये जो तीनों मिलके जो है इसको हरा देते हैं। ठीक है, और इसकी जो है विजयनगर की सेना वो हार जाती है और विजयनगर वहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इससे इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आप हैं, अकेले आप हैं और आपके दुश्मन अकेले तीन जो है तीन व्यक्ति आ गए और आपको मारने के लिए, तो वाकई आप मार खा जाइएगा, आप मतलब हार जाइएगा। तो इसी तरह से ये जो है विजयनगर के साथ भी हुआ कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ये तीनों जो है मिलके विजयनगर को हरा देते हैं। ठीक है, और कुछ वर्षों के बाद यह शहर जो है उजड़ने लगा। ठीक है, जो है यहाँ पे हमला बोल दिया गया, जब ये हार गया, इसकी सेना हार गई विजयनगर की, तो ये जो है शहर जो है वो उजड़ने लगा था। ठीक है, और विजयी सेना का अर्थ है कि आप विजयनगर की सेना मत समझिए, विजयी सेना का अर्थ है, मैंने आपको क्या बताया, अहमदनगर, बीजापुर। ठीक है, ये जो मैंने बताया इसकी सेना जो जीती थी, इसे इसलिए जो है इसको विजयी सेना कहा गया। ठीक है, ये जो है विजयी सेना इसको विजयनगर को जो है वो खूब लूटा। ठीक है, और यह शासन जो है पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। ठीक है, ये कहाँ था, न दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में जब था वो जो है वो पूर्व की ओर जो है ट्रांसफर होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, अब अराविद राजवंश ने पेनकोंडा से और बाद में चंदगिरी से शासन किया। ठीक है, ये जो अराविद जो है मैंने बताया राजवंश जो है ये जो है वंश, ये विजयनगर का सबसे अंतिम वंश कहा जाता है। ठीक है, ये क्या किया कि पेनकोंडा और बाद में जो है चंदगिरी, इसमें भी शासन करता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राय तथा नायक। ठीक है, राय क्या होता है, नायक क्या होता है, इसे थोड़ा समझिए। राय होता है विजयनगर के शासक। ठीक है, विजयनगर का जो शासक हुआ करता था उसे राय कहा जाता था। ठीक है, और नायक कौन होता है ना, सेना का प्रमुख। सोचिए कि बहुत सारे सेना है, उसके जो प्रमुख हैं, उसके जो लीडर हैं, वो उसे सेना का प्रमुख अर्थात नायक कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। राय के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि राय अर्थात मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ताकतवर राजा जिसका नाम था कृष्णदेव राय, जो कि लास्ट में राय शब्द आता है, कृष्णदेव राय अर्थात राय आया लास्ट में। तो राय से आप क्या समझ पाए, या फिर राय से आप क्या समझ पाते हैं ना, शासक। तो इस तरह से आप विजयनगर के शासक के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन आप थोड़ा सा नायक के बारे में समझिए, जो कि सेना का प्रमुख होता है। सेना प्रमुख जो है वो उसे नायक कहा जाता था। यह साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करते थे और नायक किलों का भी नियंत्रण करता था, अर्थात साम्राज्य के जो चारों ओर किले किए जाते थे उसका जो नियंत्रण जो है वो नायक क्या करते थे। ठीक है, और इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ठीक है, इनके पास जो है बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छे हथियार के साथ समर्थक होते थे, सेना होते थे। ठीक है, यह आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील होते थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है घूमते रहते थे। नायक कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश करते थे। ठीक है, ये जो है नायक ये क्या करते थे, उपजाऊ भूमि की तलाश करते थे। ठीक है, और उपजाऊ भूमि की तलाश करने के कारण जो है ये जो है किसान इनकी मदद क्या करते थे, क्यों, क्योंकि किसान का काम होता है खेती करना। ठीक है, और किसान को पता होता है कि कौन सी भूमि उपजाऊ है और कौन सी भूमि उपजाऊ नहीं है, तो इसके कारण जो है किसान जो है इनकी मदद करते हैं और नायक को जो है वो अच्छे से जो है भूमि प्राप्त हो जाती है बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, और ये जो है नायक जो है वो तेलुगु, कन्नड़ भाषा, ये दोनों भाषा जो है बोला करते थे। ठीक है, कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे जो है समर्थन किया। ठीक है, और ये जो अक्सर क्या करते थे कि ये नायक जो है विद्रोह कर देते थे। ठीक है, और इस कारण बस क्या होता था कि यहाँ के जो शासक होते थे उनके जितने भी सैनिक हुआ करते थे वो जो है इसको जो है अपने सैनिक कार्यवाही के जरिए जो है ये अपने जितने भी वंश थे इसके नायक के उसके जो है उसे जो है वश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कभी कभी जो है ये नायक के इसमें विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे उसको जो है अपने ताकत के जरिए जो है उसको वश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं नायक के बारे में। अब थोड़ा सा समझिए अमर नायक प्रणाली क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि नायक के बारे में तो बता दिया, अमर के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए थोड़ा सा। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक
खोज थी। ठीक है, यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली जैसी ही थी। ठीक है, ये जो दिल्ली सल्तनत की प्रणाली थी, एकता प्रणाली, उसके जरिए थी। दिल्ली सल्तनत प्रणाली जो है ये आपको याद होगा तो आपको इसको अच्छी ढंग से समझ पाइएगा। ठीक है, और यदि आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके समझाता हूँ। ठीक है, ये जो है अमर नायक ये क्या होते थे ना, सैनिक कमांडर होते थे। ठीक है, इनको जो है राय द्वारा प्रशासन के लिए जो है क्षेत्र दिए जाते थे। ठीक है, यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उसके जरिए जो है यहाँ का इसको जो है शासन इसे जो है क्षेत्र दिया करते थे। ठीक है, और ये क्षेत्र क्या करते थे, अमर नायक जो है उन क्षेत्रों में किसान, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। ठीक है, ये जो अमर नायक होते थे वो क्या करते थे ना, किसान, शिल्पकर्मियों और जो व्यापारी हुआ करते थे। शिल्पकर्मियों के बारे में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में बताया था। ठीक है, और शिल्प का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। ठीक है, आपको याद होगा तो आप समझ पाएंगे कि शिल्प क्या होता है। ठीक है, तो किसान, शिल्पकर्मी और व्यापारी ये जो तीनों हुआ करते थे इसके साथ जो है कर वसूलते थे। कौन ना, अमर नायक। ठीक है, तो आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि अमर नायक जो है इसके साथ कर वसूलते थे। ठीक है, अमर नायक जो है राजस्व का कुछ हिस्सा भाग जो है अपने व्यक्तित्व उपयोग में तथा घोड़ा, हाथियों के दल के रखरखाव के लिए जो है अपने पास रख लेते थे, और यह दल विजयनगर शासक को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ करते थे। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ के जो राय होते हैं, राय अर्थात शासक, ये शासक क्या करते थे कि अमर नायक को जो है इसको क्षेत्र देते थे। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है किसान, शिल्पकर्मी और व्यापारी जो होते थे उसके साथ जो है ये टैक्स लेते थे। ठीक है, और उस टैक्स के जरिए क्या करते थे कि अपने जितने भी व्यक्तिगत उपयोग हैं, जितने भी उनको खर्चे हैं वो अपने खर्चे में उपयोग करते थे। ठीक है, और ये जो है घोड़ा, हाथी इसके जो है रखरखाव के लिए भी ये प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब राजा जो है इसको क्षेत्र देता है तो इसके बदले में जो है ये नायक जो है अपनी सेना देती थी। कभी भी युद्ध हो जाता था तो इसके जरिए जो है ये सेना इनसे मंगाया करते थे। ठीक है, और इनकी मदद से इन्होंने दक्षिण भारत पर नियंत्रण किया। ठीक है, जब इनको सेना मिल गया विजयनगर के शासकों को, तब ये जो है दक्षिण भारत में भी ये आक्रमण किया और वहाँ के जो क्षेत्र को नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। राजस्व का कुछ हिस्सा जो है मंदिर और सिंचाई के साधन के रखरखाव के लिए भी खर्चा किया जाता था। ठीक है, ये जो जितने भी इनको टैक्स मिला करता था अमर नायक को, वो क्या करते थे कि कुछ हिस्से जो है अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखते थे, तो वो कहीं पे जो है अपने घोड़ा और हाथी हुआ करते थे उसका रखरखाव के लिए करते थे, और कहीं कहीं जो है मंदिर के निर्माण के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, तो इसका जो है प्रयोग करते थे जितने भी टैक्स इनको मिलते थे उसका। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट जो है वो भेजा करते थे। ठीक है, और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए दरबार में उपहारों के साथ खुद उपस्थित होते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो अमरनायक हुआ करता था वो राजा को जो है वर्ष में, साल में एक बार जो है गिफ्ट के तौर पर कुछ देते थे। ठीक है, और उसके साथ जो है गिफ्ट जो है उसको लेके खुद जाते हैं उसके दरबार में। ठीक है, क्यों? और ये जो है एक रिस्पेक्ट शो करता है, जो अमरनायक हुआ करता था वो राजा के पास जाता है और साल में एक बार गिफ्ट देता है। ठीक है, और ये जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर वो खुद भी जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये जो है खुद को भक्ति प्रकट करना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अमर नायक और राजा के बीच किस तरह से संबंध थे और किस तरह से ये जो है एक दूसरे की सहायता करते थे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छी ढंग से। राजा कभी कभी इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते थे, अर्थात राजा जो भी ऐसे भूमि दिया करता था, जितने भी जमीन दिया करते थे, वो चाहे तो इस जगह को ना देकर अमर नायक को दूसरा जगह भी दिया जा सकता था। ठीक है, तो ये जो है राजा के ऊपर निर्भर करता था। 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य जो है स्थापित करवाए। ठीक है, बहुत सारे नायक क्या किए कि अपने लिए, खुद के लिए जो है स्वतंत्र राज्य जो है वो स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, कब ना, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, अब थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है जल संपदा। ठीक है, ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं तो आपको बोलता हूँ ये जो है टॉपिक ये आप रट लीजिए, या फिर किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए टॉपिक। ठीक है, इसके ये जो है जल संपदा के बारे में आपके एग्जाम में किस तरह से एग्जाम पूछा जाता है, क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर की जो जल आवश्यकता थी, यहाँ की जितने भी जल का उपयोग किया जाता था वो किस प्रकार से पूरा किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे किस तरह से जल का आवश्यकता थी तो वो किस तरह से पूरा किया जाता था। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझिए कि किस तरह से यहाँ का जल संपदा जो है उसका उपयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ठीक है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति सबसे चौंकाने वाला था। ठीक है, ये जो है विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति थी वो था सबसे अधिक चौंकाने वाला बात। उसका जो अधिक चौंकाने वाला तथ्य था वो क्या था ना, तुंगभद्रा नदी से निर्मित एक प्राकृतिक कुंड।
मैंने आपको तुंगभद्रा नदी के बारे में बताया, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्र है, जिसमें विजयनगर जो है साम्राज्य वो स्थापित था। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि एक प्राकृतिक कुंड बना था, जिसके कारण जो है यहाँ पे ये जो है जल की सहायता, जल की उपयोग कर पाते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ के निवासी जो है जल का उपयोग कर पाते थे। कहाँ से ना, जो भी प्राकृतिक कुंड बनता था तुंगभद्रा नदी के सामने, वहाँ से। ठीक है, और यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। ठीक है, ये जो तुंगभद्रा नदी थी मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। ठीक है, ये तुंगभद्रा नदी जो है उत्तर पूर्व से जो है उत्तर पूर्व दिशा में जो है वो बहती थी। ठीक है, आसपास का भूदृश्य ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, चारों ओर जो है ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह पहाड़ी जो है शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती थी। ठीक है, चारों ओर जो है एक प्रकार से जो है सुरक्षा कवच का निर्माण करती थी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं जो है आकर नदी से मिल जाती थी। ठीक है, बहुत सारी जलधाराएं क्या करती थी कि यहाँ पे जो है एक नदी से मिल जाती थी। ठीक है, लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौज बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, जितने भी धाराएं हुआ करती थी जो नदी से मिल जाती थी, वहाँ से जो क्या करते थे कि बहुत से अलग अलग जो है हौज बनाए जाते थे। ठीक है, और हौज जो है वहाँ पे जो है पानी इकट्ठा हो जाता था, जिसके कारण जो है ये अपनी जल संपदा, जितने भी जल का उपयोग हुआ करता था वो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो है यूज कर सकते हैं, या फिर सिंचाई किसी भी कार्य के लिए जो है इस जल का उपयोग कर सकते थे। ठीक है, और ये जो क्षेत्र था वो बहुत ही ज़्यादा शुष्क था। ये जो विजयनगर था वो बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ क्षेत्र था, जिसके कारण जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जल की आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पानी का संचयन जो है इसके प्रबंध की आवश्यकता भी थी। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जल की आवश्यकता थी, और इस तरह से जो है जैसे कि हौज बनाकर या फिर जितने भी नदी हुआ करते थे, प्राकृतिक कुंड बनते थे तुंगभद्रा नदी के सामने, तो इस सब जितने भी मैंने आपको बताएं, ये सारे के कारण जो है ये अपनी जल का उपयोग, जल का जो भी जितना भी तकलीफ था, जितने भी दुख थे, वो सारे जो है इससे सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जितना भी इनका पानी का प्रयोग हुआ करता था, पानी का इन जितनी भी ज़रूरत थी, इस तरह से इनको जो है उपलब्ध में आता था, और इस तरह से इनका जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण हौज का निर्माण किया गया 15वीं शताब्दी में। ठीक है, जिसे जो है कमलपुरम जलाशय कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक और बहुत ही इंपॉर्टेंस, बहुत ही हेल्पफुल जो है एक जलाशय बनाया गया है, जिसका नाम है कमलपुरम। ठीक है, कमलपुरम जलाशय जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो है कमलपुरम जलाशय ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है विजयनगर के हर एक निवासी के लिए। ठीक है, इस हौज के पानी से आसपास के खेती की सिंचाई भी की जाती थी। ठीक है, इस जलाशय से क्या होता है, इस जलाशय से जो है जितने भी खेती की सिंचाई की जाती थी इस जल से किया जाता था। ठीक है, और एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक पानी भी ले जाया जाता था। ठीक है, अर्थात इसमें आप क्या समझ पाए, जैसे कि यहाँ पे एक प्राकृतिक कुंड है, ठीक है, या फिर कोई भी हौज है, या फिर कोई भी जलाशय यहाँ पे है। ठीक है, और हमको जो है इतना यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, तो इतना दूर की दूरी सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है 10 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ से यहाँ तक पानी ले जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, या फिर किसी भी तरह से बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके जरिए जो है एक नहर बनाया जाता था, जिसके कारण जो है यहाँ से डायरेक्ट पानी यहाँ तक ले जाया जाता था। ठीक है, इससे जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी होती थी पानी को प्राप्त करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण जल संरचना बनाएगी जिसका जिसका नाम है हिरिया नहर। ठीक है, हिरिया नहर के साक्ष्य भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, और हिरिया नहर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। ठीक है, जिसके कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है पानी को ट्रांसफ़र किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जल संपदा, जल का आवश्यकता को पूरा किया जाता था। ठीक है, इस नहर को आज भी भग्नावशेष के बीच देखा जा सकता है। ठीक है, भग्नावशेष मैंने आपको बताया खंडर जिसे कहा जाता है। ठीक है, इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से भी पानी लाया जाता था। ठीक है, और इस जल का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी जो है उसमें से जितने भी पानी लाए जाते थे उसके जरिए जो है सिंचाई की जाती थी। ठीक है, और जितने भी जल का उपयोग होता था वो सारे ये इससे करते थे। ठीक है, और संभवतः इसका निर्माण जो है संगम वंश के राजाओं द्वारा किया जाता था। ठीक है, इससे जो पता चलता है कि ये जो संगम वंश जो है विजयनगर का प्रथम वंश जिन्होंने शासन जो है स्थापित किया था विजयनगर की, इससे ये पता चलता है कि विजयनगर के जो संगम वंश है इसके जरिए जो है ये व्यवस्था जो है ये बनाई गई थी, और इससे जो है बहुत ही हेल्पफुल रहा विजयनगर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो जल संपदा थी, जल की जितनी भी ज़रूरत थी, जितनी भी आवश्यकता थी, इस तरह से ये लोग पूरा करते हैं, और इससे जो है इनके बहुत ज़्यादा बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है विजयनगर के शासकों ने किस तरह से कहाँ से जो है पानी का व्यवस्था की, और किस तरह से जो है अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए जो है उपयोग करते हैं जल की। ठीक है,
तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जल संपदा का उपयोग किस तरह से करते हैं। अब हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है किलेबंदी और सड़कें। ठीक है, किलेबंदी और सड़कें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और इससे जो है प्रश्न भी पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी का काफ़ी महत्व था। ठीक है, ये जो है विजयनगर, इसमें जो है किलेबंदी की जाती थी और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। किलेबंदी के बारे में जानकारी हमें फारस से आए एक दूत जो कि अब्दुल रज़ाक के विवरण से प्राप्त होता है। ठीक है, अब्दुल रज़ाक जो है वो फारस से आए थे भारत। ठीक है, भारत आए थे और इसमें वो जो है यहाँ पर घूमते हैं और इसके बारे में लिखते हैं और इसके विवरण से पता चलता है कि यहाँ की किलेबंदी और सड़क किस तरह से थी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए किलेबंदी के बारे में, जो कि अब्दुल रज़ाक ने बताया था। ठीक है, जो कि फारस के थे। अब्दुल रज़ाक जो है वो 15वीं शताब्दी में जो है कालीकट आया था। ठीक है, और वहाँ यहाँ की किलेबंदी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। ठीक है, ये जो है अब्दुल रज़ाक वो यहाँ पे आया 15वीं शताब्दी में कालीकट, और वहाँ की जो किलेबंदी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। क्यों हैरान हुआ? क्योंकि जो विजयनगर में ना केवल शहर की किलेबंदी की जाती थी, यहाँ पे क्या है कि खेती जो है खेतों की और जंगलों की भी किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, यदि आपने अभी तक जितने भी साम्राज्य या फिर जितने भी प्रजा या फिर जितने भी कुछ देखे होंगे, तो उसमें क्या होती थी कि वो उसमें जो है एक साम्राज्य की है वो चारों तरफ से उसकी किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, यही आप अभी तक पढ़े होंगे कि कोई भी साम्राज्य है उसके चारों ओर जो है किलेबंदी की जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जितने भी खेत हुआ करते थे, जितने भी जंगल हुआ करते थे, उसकी भी किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, तो इसके जरिए जो है ये अब्दुल रज़ाक बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं यहाँ पर आके देखकर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। ठीक है, इसमें आप क्या पता चलता है कि जो है बाहरी दीवार जो हुआ करती थी, अर्थात जैसे कि ये साम्राज्य है, इसके चारों ओर जो है पहाड़ हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो पहाड़ है इसके इसके बीच में जो स्थान हुआ करता था उसको जो है दीवार बनाकर इसको घेर लिया जाता था, और इसके कारण जो है ये विजयनगर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो जाता था। ठीक है, और ये जो है दीवार बनाया जाता था वो एक पत्थर के रूप में बनाया जाता था, जो कि एक फनाकार हुआ था। ठीक है, इसका जो पत्थर का जो टुकड़ा हुआ करता था वो एक फनाकार आकार का होता था। ठीक है, और इसलिए जो है एक दूसरे पर टिक जाता था। इस तरह से होता था, आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस तरह से जो है यहाँ का फनाकार पत्थर के टुकड़े हुआ करते थे, और इसके कारण जो है पहाड़ के चारों ओर जो है जहाँ पे बीच बीच में स्थान हुआ करते थे उसको जो है भरा जाता था, और इस तरह से ये जो है विजयनगर ये सुरक्षित रह जाता था। ठीक है, इन्हें जोड़ने के लिए जो है गारे का प्रयोग किया जाता था। ये गारा क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। ये जो गारा हुआ करता था, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे कि आप भी कभी भी मतलब अपने घर में या फिर कहीं भी देखे होंगे कि जब कोई भी दीवार बनता है, कोई भी दीवार को बनाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ईंट के और उसके ऊपर जो ईंट दिया जाता था उसके बीच में जो है एक सीमेंट और बालू का जो है एक मसाला बनाया जाता है, उसे जो है बीच में दिया जाता था, जिसके कारण वो चिपक जाए, अच्छे से जो है वो रह जाए, उसी को गारा बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो है गारा इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग इस तरह से हुआ करता था। ठीक है, और इसके बारे में जो है दो व्यक्ति ने लिखा है। पहला जो है वो है अब्दुल रज़ाक, और ये पहला है, दूसरा है फेस। तो इसके बारे में थोड़ा समझिए कि ये क्या लिखते हैं। पहली और दूसरी और तीसरी जो है उस दीवारों के बीच जो है जुते हुए खेत और बगीचे आवास थे। ठीक है, ये बताते हैं कि जो पहला, दूसरा और तीसरा जो दीवार था उसके बीच जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं और बगीचे, इस तरह के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। और पेश क्या लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये पेश जो है वो बोलते हैं कि जहाँ वो धान उगाते थे वहाँ कई उद्यान और जल था। ठीक है, जहाँ पे इन लोग धान उगाया करता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्यान था, बहुत ज़्यादा जल था। ठीक है, और ये जो जल था वो दो झीलों से लाया जाता था। ठीक है, तो ये जो है दोनों इसके बारे में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये स्टार्ट होता है। टॉपिक मैं आपको ना बोल के बोलूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जो अब्दुल रज़ाक थे वो जो है 15वीं शताब्दी में कालीकट आते हैं, और वहाँ के जितने भी किलेबंदी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे। क्यों हैरान होते थे? क्योंकि ये जो है यहाँ के राजधानी जितने भी साम्राज्य था, वो साम्राज्य जो था उसके चारों ओर किलेबंदी किया जाता था, लेकिन उसमें खेती की जो खेत हुआ करते थे और जो जंगल हुआ करते थे उसका भी किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, तो उसके बारे में जो है एक प्रश्न के रूप में मैंने आपको बता रहा हूँ, जो कि खेत जो है उसकी किलेबंदी क्यों की जाती थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए कि ये जो खेत हुआ करते थे उसकी किलेबंदी क्यों की जाती थी। खेतों को किलेबंदी इसलिए किया जाता था ताकि शत्रु से अनाज एवं खाद्य सामग्री की रक्षा की जा सके। ठीक है, जितने भी इनके शत्रु हुआ करते थे या फिर जितने भी पशु हुआ करते थे वो इनकी
खाद्य जितने भी अनाज हुआ करते थे खेत में वो खा ना जाए या फिर गायब ना कर दे शत्रु, ठीक है। तो इसके जरिए जो है ये जो है सुरक्षा करने के लिए जो है किलेबंदी की जाती थी, ठीक है। और अन्नागार भी इसीलिए बनाए गए थे, ठीक है, जिसके कारण जो है ये जितने भी अनाज हो सके उसको जो है यहाँ पे रख सके, स्टोर कर सके, ठीक है। तो इस तरह जो है अन्नागार भी ये बनाया करते थे, ठीक है, ताकि लंबे समय तक अनाज खाद्य सामग्री को सुरक्षित रख सके, ठीक है। विजयनगर शासकों ने साम्राज्य को तथा कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी एवं व्यापक नीति अपनाई थी, ठीक है। जो है ये जो है विजयनगर के साम्राज्य जो शासक हुआ करते थे वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कृषि भूभाग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तकनीक अपनाई थी। क्यों? क्योंकि ये जो है कृषि हुआ करते थे जिसके कारण जो है इन शासकों को टैक्स मिला करता था, ठीक है। तो ये टैक्स इनको मिलता था जिसके जरिए जो है ये खेती की भी किलेबंदी की जाती थी, जिसके कारण जो है वहाँ का अनाज जो है वो सुरक्षित रह सके और जिसके कारण जो है इनको इस शासकों को टैक्स प्रदान की जा सके, टैक्स प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसके जरिए जो है ये शासक जो है खेतों की भी किलेबंदी की जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्र के आंतरिक भूभाग के चारों ओर बनी हुई थी, ठीक है। जो दूसरी किलेबंदी थी वो थी नगर केंद्र में, कि नगर केंद्र के जो आंतरिक भाग था उसके चारों ओर बनी थी, ठीक है। और वहीं तीसरी किलेबंदी जो थी वो शासकीय केंद्र में जो है वहाँ पे घिरा गया था, ठीक है। शासकीय केंद्र अर्थात जो जैसे कि यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे जो है शासक रहा करते थे, ठीक है। तो ये शासक जहाँ पे रहा करते थे उसके चारों ओर जो है किलेबंदी की जाती थी, ठीक है, जो कि तीसरा किलेबंदी थी, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों किलेबंदी समझा दिया। पहला जो किलेबंदी था वो जो है साम्राज्य के बाहर होता था, ठीक है, और वहीं दूसरा जो होता था वो नगरी केंद्र के अंदर होता था, ठीक है, और वहीं तीसरा जो होता था जो शासक जहाँ रहते थे वहाँ पे होता था, ठीक है। तो मैंने तीनों किलेबंदी आपको समझा दिया। आपको आशा करता हूँ अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए गए थे, ठीक है। दुर्ग में क्या था कि बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाया गया था, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये एक प्रवेश द्वार, ठीक है, किलेबंदी द्वारा बनाया गया, ठीक है, किलेबंदी दीवार से बना एक प्रवेश द्वार, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे चित्र में बताया गया, ठीक है। ये जो देख पा रहे हैं इसके जरिए जो है यहाँ से एंटर किया जाता था, ठीक है। और ये जो रास्ता हुआ करता था, ये जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे, ये जो है शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। शहर के जो मुख्य शहर होते थे, सड़क होते थे, ठीक है, शहर के जो जितने भी मुख्य सड़क होते थे उसको जो है ये प्रवेश द्वार को जोड़ा करता था। सोचिए कि ये एक विजयनगर का जो है प्रवेश द्वार है, ठीक है। इसको जो है इसके जरिए जो रास्ता निकलता था वो सोचिए कि ये जो है एक शहर का रास्ता है, ठीक है। तो इसको जो है इस तरह से जोड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। किलेबंदी बस्ती में बने प्रवेश द्वार जो है वो मेहराब अर्थात बहुत इसे जो है डिजाइन एक तरह से कह सकते हैं, डिजाइन मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बने गुंबद तुर्की सुल्तान द्वारा प्रवर्तित स्थापित तथ्य माने जाते हैं। अर्थात ये जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं चित्र, इसे गुंबद कहा जाता था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये गुंबद जो है तुर्की सुल्तान द्वारा बनाया गया था, तुर्की सुल्तानों द्वारा जो है ये निर्मित किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो इतिहासकार मानते हैं, समझते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को जो है इंडो इस्लामिक शैली जो है वो कहा जाता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंडो अर्थात इंडिया के निवासी और ये जो है इस्लामिक अर्थात जो बाहर के निवासी हुआ करते थे वो, तो इसके जरिए जो है इसका नाम जो है इंडो इस्लामिक कहा जाने लगा, ठीक है। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और बाहर वहाँ से बाहर जाने वाली सड़क को जो अध्ययन किया, ठीक है। ये क्या किया कि शहर जो है उसके अंदर और बाहर की जितनी भी सड़क थी उसको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं, देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और सड़क ज़्यादातर पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। अर्थात इसमें आपको क्या समझ में आता है कि जो सड़क हुआ करती थी वो पहाड़ी क्षेत्र में ना होकर समतल क्षेत्र में हुआ करती थी, ठीक है। यदि मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं तो आप समझ पाएंगे कि जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे जो सड़क बनाई जाती है वो जो है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, ठीक है। लेकिन जो समतल क्षेत्र होता है वहाँ पर जो है सड़क बनाई जाती थी तो उससे जो है बहुत ही आसानी होती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सड़क में से कई मंदिरों के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी गई थी, ठीक है। बहुत सारे जो सड़क हुआ करते थे वो मंदिर के प्रवेश द्वार से जोड़े जाते थे, ठीक है। और इनके दोनों ओर जो है बाजार भी लगते थे, ठीक है। अर्थात इस तरह से जो सड़क हुआ करती थी इसके इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जो है
बाजार हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों मैंने जितने भी टॉपिक समझाए आपको बहुत ही अच्छी ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए होगी। ठीक है दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण जो है मैं आपको ये जो है पार्ट 1 जो है इसको यहीं पर एंड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये जो चैप्टर है इसको मैं पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से समझा के जो है इसे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप पार्ट 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, वेट कर रहे होंगे। ठीक है, और दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि मैंने जो है टेलीग्राम में, यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुआ है जिसका नाम आशीष शॉर्ट्स है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे जितने भी मैंने चैप्टर समझाए होंगे, जितने भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं उसके PDF मैंने टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दिए हैं, और अब आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वीडियो जो है पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए जो है आप वेट कीजिए थोड़ा सा, जल्दी मैं आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।